हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले जो ओल का वीडियो था उसमें हमने ओल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जानी थी। आज की इस वीडियो में हम ओल के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम ओल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं। और जब हम ओल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं तो हम ओल को उस सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं और उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उससे पहले भी रख सकते हैं। जैसे आप इन दो सेंटेंसेस को देखिए। यहाँ पर पहला सेंटेंस है ऑल द स्टूडेंट्स वर रिवाइजिंग द लेसन। यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है और इस द स्टूडेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑल का प्रयोग किया है और ऑल को इस सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से जब हम सब्जेक्ट को मॉडिफाई करवाने के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं तो हम ऑल को उस सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इसके अलावा हम इस ऑल को इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उससे पहले भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल को यहाँ से हटा के हम ये जो रिवाइजिंग वर्ब है यहाँ पर भी रख सकते हैं इससे पहले। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, द स्टूडेंट्स वर ऑल रिवाइजिंग द लेसन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है कि ऑल का प्रयोग ये मेन वर्ब है इससे पहले किया गया है। तो जब ऑल का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है सेंटेंस में तो भी ये सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर रहा होता है। तो इस तरह से जब हम ऑल का प्रयोग सब्जेक्ट को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं तो हम ऑल को सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ इस सेंटेंस में रखा हुआ है, और हम ऑल को मेन वर्ब से पहले भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिवाइजिंग से पहले ऑल रखा गया है। जब हम ऑल को मेन वर्ब से पहले रखते हैं तो भी ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, और जब हम उसको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर ही रहा होता है। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए। ये जो तीसरा और चौथा सेंटेंस है इनमें क्या है कि जो ऑल है यहाँ पर देखिए, ये जो ऑल है ये द स्टूडेंट से पहले रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑल है ये वर्ब के बाद रखा हुआ है और इसके बाद ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में वर्ब बी की कोई फॉर्म हो। ठीक है, बी की फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो अगर सेंटेंस में जो वर्ब हो वो सिर्फ बी की कोई फॉर्म हो तो उस सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट को मॉडिफाई करवाना है तो हम ऑल को या तो उस सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, जैसे यहाँ पर द स्टूडेंट्स को मॉडिफाई करवाने के लिए ऑल रखा है तो ऑल इससे पहले है। ठीक है, इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये बी की फॉर्म है। और अगर आप इसको वर्ब के पास रखना चाहते हैं, यहाँ पर ना रख के वर्ब के पास रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बी की जो फॉर्म है वो इज, एम, आर या वाज, वर, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए वर्ब के बाद इसको यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इस सेंटेंस को देखिए, ऑल वी वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पर देखिए ऑल इस वी को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब हमने इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है वी जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए हमने ऑल का प्रयोग इससे पहले कर दिया है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो उस नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करवाने के लिए तो हम नाउन या नाउन फ्रेज को ऑल से मॉडिफाई करवाने के लिए हम ऑल का प्रयोग उस नाउन या नाउन फ्रेज से पहले कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑल का प्रयोग इस द स्टूडेंट्स से पहले कर रखा है। तो स्टूडेंट्स क्या है? एक नाउन फ्रेज है। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वो एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो हम उसको ऑल से मॉडिफाई करवाने के लिए ऑल उससे पहले नहीं रख सकते, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी जगह आप ये जो ऑल और ये वी है इसको आप एक फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेज में कैसे करेंगे? जैसे देखिए ये ऑल है और ये वी है। मान लीजिए ये सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का, वी सब्जेक्ट है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, इसको आप ऑल से मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। आप क्या करेंगे? ऑल ऑफ यूज कर लेंगे, ऑल ऑफ। और ऑल ऑफ के बाद ये जो वी है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे ऑफ के बाद। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। तो यहाँ पे लिख देंगे अस। और ऐसे हम जो है ना इसको सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेंगे, जैसे इस सेंटेंस में इसको यूज किया गया, ऑल ऑफ अस वर प्रेजेंट देयर। तो हम यहाँ पर ये तो लिख नहीं सकते ऑल वी वर प्रेजेंट देयर। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ऑल ऑफ अस वर प्रेजेंट देयर।
नेक्स्ट इस सेंटेंस को देखिए, वी ऑल वर प्रेजेंट देयर। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो एक बी की फॉर्म है, वर, ठीक है, और यहाँ पर ऑल यूज कर रखा है इस सब्जेक्ट के बाद। तो जब हम ऑल को सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, ऑल के द्वारा जब हम सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तो या तो वो ऑल सब्जेक्ट से पहले होता है, तो या अगर ये ऑल सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होता तो इससे पहले लिखते, और पहले हम लिख नहीं पाते उसकी जगह, तो फिर हमें ऑल ऑफ अस यूज़ करना पड़ता। लेकिन अगर ऑल को सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। अगर उस सेंटेंस में वर्ब बी की कोई फॉर्म है तो बी की उस फॉर्म के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो ऑल है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको इसको यहाँ लिखना है, वी वर ऑल प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब बी की कोई फॉर्म हो तो उस वर्ब बी की फॉर्म के बाद आपको ऑल का प्रयोग करना है, अगर वो ऑल सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है तो फिर आपको ऑल को मेन वर्ब से पहले लिखना है। तो अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता, वी वर ऑल लर्निंग अवर लेसन्स, तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो दो यहाँ पर मेन वर्ब से पहले ऑल को यूज़ किया गया है। लेकिन भले ही यहाँ पे ऑल मेन वर्ब से पहले लिखा गया हो, ये रेफ़र किसको कर रहा है, रेफ़र यहाँ पर इस सब्जेक्ट को ही कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब हम ऑल का प्रयोग सब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं, तो अगर हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन या नाउन फ्रेज है तो हम ऑल को उस नाउन या नाउन फ्रेज से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उससे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम ऑल को सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले यूज़ करेंगे तो भी वो सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करेगा। अगर सेंटेंस में वर्ब बी की कोई फॉर्म है तो हमें उस बी की उस फॉर्म के बाद आपको ऑल का यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, ये जो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो आप उस पर्सनल प्रोनाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए ऑल का प्रयोग उससे पहले नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको ऑल के बाद ऑफ रख के और फिर उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद है, कई बार क्या होता है कि हम ऑल के बाद द पीपल का यूज़ करते हैं। तो हम ऑल के बाद द पीपल का यूज़ नहीं करते हैं, हमें इसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बल्कि अगर हमें ऑल प्लस द पीपल का प्रयोग करना ही हो तो हमें एवरीबडी या एवरीवन का प्रयोग करना चाहिए ऑल द पीपल की बजाय। तो अगर आप ऐसे कहते हैं ऑल द पीपल स्टूड अप, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ओड लगता है, हमें इससे बचना चाहिए। हमें इसकी बजाय हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एवरीबडी या एवरीवन। तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे कहना चाहिए, एवरीबडी स्टूड अप या एवरीवन स्टूड अप। लेकिन अगर आप ऑल को एवरीबडी या एवरीवन की सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑल के बाद द पीपल भी इसमें शामिल है। अगर द पीपल आप शामिल नहीं कर रहे हैं तो हम अकेले ऑल को एवरीबडी या एवरीवन की सेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप ऑल की जगह एवरीबडी या एवरीवन यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे ऑल द पीपल है। नेक्स्ट है, ऑल का अर्थ एवरीथिंग भी होता है, मतलब ऑल को हम एवरीथिंग की सेंस में भी यूज करते हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ऑल के बाद कोई रिलेटिव क्लोज होती है, ठीक है, ऑल के बाद रिलेटिव क्लोज। और ये जो रिलेटिव क्लोज है ये कहाँ से शुरू होती है, दैट से, दैट। तो दैट के बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अगर कॉम्बिनेशन है ऑल के बाद तो इट मीन्स यहाँ पर ये रिलेटिव क्लोज बन जाती है। और ये रिलेटिव क्लोज अगर ऑल के बाद आ रही है तो ऐसे में जो ऑल है इसका अर्थ होता है एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर ऐसे में इसका मीनिंग क्या होता है, एवरीथिंग। मतलब उस सेंटेंस में हम ऑल को एवरीथिंग के सेंस में यूज कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी लॉस्ट ऑल दैट सी हैड। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, यहाँ पर जो ये दैट है ना, ये दैट कंजंक्शन, इसको आप यहाँ ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है ये कि यहाँ पर हम इसको दैट को ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये अंडरस्टूड माना जाएगा। फिर जैसे सी लॉस्ट ऑल सी हैड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दैट ऐसे में अंडरस्टूड होगा। तो अगर ऑल के बाद दैट लिखा भी हुआ है तो आपको पता ही चल जाएगा कि रिलेटिव क्लोज बन रही है, ठीक है। दैट के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑल के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर इसका मतलब ऑल और उस सब्जेक्ट के बीच में दैट अंडरस्टूड है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इस दैट को ना लिख के ऐसे लिखता हूँ, सी लॉस्ट ऑल सी हैड, तो यहाँ पर देखिए ऑल आ गया, ऑल के बाद में ये देखिए सब्जेक्ट और ये वर्ब आ गई, तो इट मीन्स या बीच में दैट अंडरस्टूड है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता क्या रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि अगर
ऑल के बाद इस तरह से दैट प्लस सब्जेक्ट वर्ब अगर ऐसे आ रहा हो तो इट मीन्स ये एक रिलेटिव क्लोज होती है। और ऐसे में जो ऑल होता है इसको हम एवरीथिंग की सेंस में यूज कर रहे होते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है सी लॉस्ट एवरीथिंग दैट सी हैड। तो यहाँ पर देखिए ऑल मीन्स एवरीथिंग। नेक्स्ट देखिए ऑल दैट आई हैव इज़ योर्स। तो यहाँ पर देखिए ऑल के बाद दैट है, दैट के बाद ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये जो इज है ये इस ऑल की वर्ब है। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑल दैट आई हैव इज़ योर्स। तो यहाँ पर भी ऑल के बाद दैट आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेटिव क्लोज बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे में भी ऑल का मतलब क्या है, एवरीथिंग। तो ऑल दैट आई हैव इज़ योर्स मीन्स एवरीथिंग आई हैव इज़ योर्स। तो यहाँ पर भी ऑल का मतलब है एवरीथिंग। तो ऑल के बाद जब इस तरह से रिलेटिव क्लोज आ जाती है तो वहाँ पर ऑल मीन्स एवरीथिंग होता है। नेक्स्ट है, अगर हम ऑल के बाद इस तरह से दैट क्लोज यूज करते हैं, या जो दैट क्लोज होती है जो रिलेटिव क्लोज होती है, तो ऐसे में ऑल एक नेगेटिव मीनिंग भी कन्वे करता है। ठीक है, ऐसे में ऑल का मतलब होता है नथिंग मोर या द ओनली थिंग या द ओनली थिंग्स। जैसे अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ ऑल आई हैव गोट, भाई मेरे पास तो यही सब कुछ है, तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता हूँ, आई हैव गोट नथिंग मोर। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ ऑल आई हैव गोट, यही वो सब कुछ है जो मेरे पास है, तो इट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब है आई हैव गोट नथिंग मोर। अगर मैं कहता हूँ ऑल आई वांट इज़ ए प्लेस टू सिट डाउन, ऑल आई वांट इज़ ए प्लेस मतलब जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो एक ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, अर्थात द ओनली थिंग आई वॉन्ट। तो यहाँ पर ऑल का मतलब क्या है, द ओनली थिंग। तो इस तरह से ऑल के बाद जब हम दैट क्लोज यूज करते हैं, मतलब ऑल के बाद जो रिलेटिव क्लोज होती है, तो उससे ये बोध होता है, उससे ये मीनिंग निकलता है कि हम वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, या हमारे पास केवल एक आधी चीज़ है। ठीक है, तो कुल मिला के वहाँ पर नेगेटिव मीनिंग का बोध होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिस इज़ ऑल आई हैव गोट। तो देखिए ऑल के बाद ये आई आ गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है, ये एक रिलेटिव क्लोज है इसका मतलब। ठीक है, तो ऑल के बाद इस तरह से रिलेटिव क्लोज अगर आ जाए तो हम वहाँ पे नेगेटिव मीनिंग की भी उम्मीद कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव मीनिंग का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ऑल आई वॉन्ट, तो यहाँ पर ये रिलेटिव क्लोज है, ऑल आई वॉन्ट ये, तो इस यहाँ पर भी दैट अंडरस्टूड है। तो जब भी ऑल के बाद दैट या दैट क्लोज, या हम कह सकते हैं ऑल के बाद जब रिलेटिव क्लोज आएगी जो दैट से शुरू मिलेगी, तो वो एक नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम ऑल और एवरी दोनों का ही प्रयोग हम थिंग्स इन जनरल या पीपल इन जनरल के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जनरली बोल रहे हैं, मतलब हमारा मीनिंग वहाँ पे जनरल हो। ठीक है, मगर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, या किसी चीज़ को या किसी लोगों को या किसी चीज़ को हम जनरली रेफर कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारा मतलब किसी एक स्पेसिफिक से नहीं है, बल्कि हमारा मतलब वहाँ पर सभी से है। ठीक है, तो ऐसे में हम पीपल और थिंग्स के बारे में बात करते समय हम ऑल और एवरी दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है कि ऐसे में हम ऑल के बाद तो प्लूरल नाउन यूज करते हैं और एवरी के बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एवरी चाइल्ड नीड्स लव। अब यहाँ पर ये बात जनरल सेंस में कही है, मतलब जनरली सभी बच्चों को जो है ना प्यार की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो चाइल्ड के बारे में जो बताया गया है कि बच्चे को जो है प्यार की ज़रूरत होती है, तो सभी बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई स्पेसिफिक बच्चा तो है नहीं जिसको प्यार की ज़रूरत होती हो और बाकियों को नहीं होती हो। ठीक है ना, इस धरती पर, इस दुनिया में जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी चाइल्ड हैं, उन सभी को ही प्यार की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में यहाँ पर ये जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, ये चाइल्ड नीड्स लव, ये जनरल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए नाउन है सिंगुलर और इससे पहले एवरी का यूज हुआ है। हम यहाँ पे ऑल चिल्ड्रन नहीं कह सकते, ऑल चिल्ड्रन तो कह सकते हैं, लेकिन ऑल चाइल्ड नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है जनरल सेंस में अगर हमें किसी चीज़ को रेफर करना हो, और ऑल के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, ऑल चिल्ड्रन नीड लव। ठीक है, तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है। हम जनरली जो है ये बात बोल रहे हैं जो सभी पे लागू होती है, सभी बच्चों पे लागू होती है। ये बात भी सभी बच्चों पे लागू होती है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस में जो बात हमने बोली है वो सभी बच्चों पे लागू होती है, किसी एक बच्चे पे लागू नहीं होती है। लेकिन हम जनरली मतलब पीपल और थिंग्स इन जनरल के बारे में बात करने के लिए हम ऑल का प्रयोग भी और एवरी का प्रयोग दोनों का कर सकते हैं। लेकिन बस फ़र्क यही है कि ऑल के बाद आपको प्लूरल नाउन लिखना है और जो एवरी है उसके बाद आपको सिंगुलर नाउन लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, एवरी कैट लव्स मिल्क। भाई
हर प्रत्येक जो बिल्ली है उसको दूध प्यारा होता है, ठीक है। तब ये बात भी हम जनरल साइंस में बोल रहे हैं, मतलब जनरली ये चीज़ होती है कि सभी बिल्लियों को दूध पसंद होता है। इस धरती पे जितने भी बिल्ली हैं सबको ही दूध पसंद है। ये हम किसी स्पेसिफिक बिल्ली के बारे में, स्पेसिफिक कैट के बारे में तो नहीं बोल रहे, ठीक है ना। ये जो बात मैं आगे बोल रहा हूँ, ये जो बात बोली है मैंने, ये दूध से प्यार करना, ये सभी बिल्लियों पे लागू होता है। तो इसका मतलब ये जो कैट है, ये हम जनरल साइंस में यूज़ कर रहे हैं इस नाउन को। अब हम इस नाउन को जब जनरल साइंस में यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने एवरी का यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए यही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर हमने नाउन को प्लूरल कर दिया तो हम ऑल का यूज़ करेंगे। तो जब हम पीपल और थिंग्स इन जनरल के बारे में बात कर रहे हो तो हम ऑल का प्रयोग भी कर सकते हैं, एवरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ऑल के बाद प्लूरल नाउन और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट है जब हम ऑल का प्रयोग करते हैं और ऑल के बाद जब हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो इस नाउन से पहले हम कोई डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नाउन जो है ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, तो हम वहाँ इस नाउन से पहले हम डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। और वो डिटर्मिनर्स क्या होंगे, या तो आर्टिकल्स होंगे, या पॉजिटिव्स होंगे, या डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होंगे। आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द, पॉजिटिव्स मीन्स माई, योर, और वगैरह ऐसे शब्द, और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जैसे दिस, दैट, ठीक है, और दीज, दोज वगैरह, ये जो होते हैं ना ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। तो हम ये डिमॉन्स्ट्रेटिव या पॉजिटिव या आर्टिकल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर ये जनरल नहीं है, तो ये नाउन जनरल नहीं है तो, ठीक है। ऐसे में हम ऑल के बाद इस तरह से हम डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑल के बाद ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ये ऑल के बाद हम ऑफ कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, या कब लगा भी सकते हैं, कब हटा भी सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने लास्ट की वीडियो में सीख ली हैं। तो ऑल के बाद आप ये जो ब्रैकेट में मैंने इसीलिए डाला है कि ऑफ आप यहाँ लगा भी सकते हैं और यहाँ हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कुल मिला के हमारा मेन फोकस है ऑल पे। तो ऑल, ऑफ या अकेला ऑल, इसके बाद अगर आप नाउन यूज़ करते हैं और ये नाउन अगर स्पेसिफिक है, मीन्स यहाँ पर ये जनरल नहीं है, तो हम इससे पहले डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरी के बाद कोई नाउन यूज़ कर रहे हैं, एवरी प्लस नाउन, तो ये नाउन भले ही स्पेसिफिक हो या जनरल हो, कैसा भी हो, हमें इससे पहले कोई डिटर्मिनर यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफ द फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, तो यहाँ पे ऑल है, ऑल के बाद ऑफ है, आप इस ऑफ को हटा भी सकते हैं, ऑल द फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑफ लिखा है, तो ऑल के बाद ऑफ है, मतलब ऑल ऑफ है, ऑल ऑफ के बाद देखिए नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है ऑल ऑफ द फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड, कि सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट कर दिया गया था। तो यहाँ पर स्पीकर का मतलब यहाँ पे दुनिया में जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब किसी भी लोगों के, मतलब जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को इन्वाइट नहीं किया गया। ये स्पेसिफिक फ्रेंड्स है जो स्पीकर के फ्रेंड है। तो यहाँ पर ये जनरल सेंस में तो यूज़ नहीं हो रहा है ये फ्रेंड्स, ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिटर्मिनर जो कि एक आर्टिकल है उसको रखा गया है। तो इस तरह से ऑल के बाद या ऑल ऑफ के बाद जब हम नाउन यूज करते हैं और वो स्पेसिफिक होता है, जनरल नहीं होता है, तो उससे पहले हम डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। लेकिन भले ही ये फ्रेंड स्पेसिफिक हो, लेकिन अगर इससे पहले एवरी यूज कर दिया तो एवरी और इस फ्रेंड या मतलब जो नाउन है इसके बीच में आप कोई भी डिटर्मिनर यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरी द फ्रेंड वाज इनवाइटेड, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड है, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं एवरी द फ्रेंड, तो ये हो जाएगा गलत। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑल के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं कर सकते। मतलब जो ऑल है इसके बाद तो चाहे काउंटेबल नाउन यूज कर लो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन यूज कर लो, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो उससे पहले आप एवरी यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे आई लाइक ऑल म्यूजिक, तो ये म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ऑल लिख सकते हैं आप, लेकिन म्यूजिक से पहले अगर एवरी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम कहते हैं ऑल डे, ठीक है, और एक हम कहते हैं एवरी डे, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ऑल डे का मतलब होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक ऑल डे हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं एवरी डे का मतलब होता है अलग अलग दिन, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इसका मतलब है एवरी डे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ सी वाज हियर ऑल डे, वो सारा दिन यहाँ पर थी, मतलब वो यहाँ पे थी ऑल डे। ऑल डे का मतलब है मॉर्निंग से लेके और नाइट तक, ठीक है। ये यहाँ मॉर्निंग से लेके नाइट तक यहाँ थी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सी कम्स हेयर एवरी डे, वो यहाँ एवरी डे आती है, तो एवरी डे का मतलब वो यहाँ मंडे को भी आती है, ट्यूसडे को भी आती है, ठीक है, वेडनेसडे को भी आती है, थर्सडे को भी आती है, फ्राइडे को भी आती है, सैटरडे को भी आती है, संडे को भी आती है,
इस तरह एवरीडे। तो ऑल डे और एवरीडे में ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।